आज का जो टॉपिक है इसका नाम है कोएगुलेशन। क्या होता है कोएगुलेशन, पहले तो ये समझ लेना। कहता है किसी भी चेंज ऑफ स्टेट, कहां से? कोलाइडल सॉल्यूशन से, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स से सस्पेंडेड रेंज में आना इज कॉल्ड कोएगुलेशन। मेरी बात समझ आ रही है? क्या किया इस बार आपने? छोटी रेंज के पार्टिकल्स को बड़ी रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन। एक और भी नाम होता है इसका, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका दूसरा नाम होता है फ्लॉक्यूलेशन। क्या नाम है सेकंड नेम इसका? फ्लॉक्यूलेशन। एक नाम है कोएगुलेशन, एक नाम है फ्लॉक्यूलेशन। हो क्या रहा है इसमें? कोलाइडल पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं सस्पेंडेड रेंज ऑफ पार्टिकल्स में। और कैसे होते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखना। इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। अब सबसे पहले कोएगुलेशन के बारे में जो जानकारी हमें मिली, वो जानकारी देने वाले थे मिस्टर हार्डी एंड शुकुलजे। हार्डी शुकुलजे रूल भी कहते हैं इसको। इन्होंने एक ही बात कही, इन्होंने कहा जितना ज्यादा वैलेंसी होगी, यानी ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ coagulating ion, the greater is the coagulating power। उतनी ही कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे जो बात होने वाली है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लस और माइनस। क्यों? अगर मान लो मेरे पास एक आयन है A3+ और एक मेरे पास आयन है Y3-, और मेरे पास है B2+ और मेरे पास है Y2-। अगर मैं इस A3+ को और B2+ को और C+ को लेकर आऊं एक नेगेटिव चार्ज सोल में, और इधर लाऊं मैं पॉजिटिव चार्ज सोल, तो बताओ आपके हिसाब से सबसे बढ़िया कोएगुलेशन कौन जल्दी करेगा? इसमें कौन करेगा, इन तीनों में कौन करेगा, और इन तीनों में कौन करेगा कोएगुलेशन जल्दी, और क्यों? सोच के बताओ। पॉजिटिव है इसलिए। पॉजिटिव नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं। पॉजिटिव तो नेगेटिव को ही कोएगुलेट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को कोएगुलेट करेगा। मेरा क्वेश्चन है कौन किसको जल्दी कोएगुलेट कर देगा? ए। ए क्यों कर देगा बताओ जल्दी से। हायर वैलेंसी। ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे समझ लो एक आदमी 3 काम कर सकता है एक ही टाइम पे, एक आदमी 2 काम कर सकता है एक ही टाइम पे, और एक आदमी 1 काम कर सकता है एक ही टाइम पे। तो आप मुझे बताओ आप किस आदमी को नौकरी पे रखना चाहोगे? जो 3 काम एक साथ करे। ऑब्वियस सी बात है। अब आप उस आदमी के 3 काम के हिसाब से उसको आप जो है जॉब देते हैं। तो इस केस में वो आदमी कौन है? पहले वाले सेट में वो आदमी है A3+, क्योंकि वो एक A3+ 3 नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, हाँ या ना? तो जल्दी से कोएगुलेट कर देगा, जल्दी से चिपका लेगा अपने पास, जल्दी से न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इसका मतलब इसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। बताओ इस सेट में कौन ज्यादा कोएगुलेशन करेगा? K-। X3-। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसके नहीं आई। क्यों? सेम कहानी ही तो है इसमें भी। तो 3 है ना माइनस का। तो फर्क क्या पड़ता है उससे? आपको जोड़ने भी तो क्या है, प्लस जोड़ने है ना। आज समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ आई है आपको या नहीं? जो अभी X3- कह रहे थे और K- कह रहे थे, उनको समझ आया है नहीं आया डिफरेंस? यस सर। क्या क्या डिफरेंस है बताओ? सर 3 उसके साथ ही 3 ही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज।
इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आप क्या लिख के आओगे इसमें? हार्डी स्कूल जी ने कहा कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एनायन to coagulate a positively charged colloidal soul is coagulating power of anions to coagulate a positively charged colloidal soul is I minus, SO4 2 minus और PO4 3 माइनस। बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए। ये वाली बातें को बता दो क्या लिखा है? अरे बेटा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी जल्दी कोagulation, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या चार्ज का नेचर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव वाला जल्दी पॉजिटिव को गेन करेगा, पॉजिटिव वाला जल्दी नेगेटिव को गेन करेगा। सर बट अभी तो आपने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस पे डिपेंड नहीं करता। तो वही तो हम कह रहे हैं यहाँ पे। आप मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैक्सिमम किसका मैग्नीट्यूड है बेटे? मैग्नीट्यूड माइनस समझती क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होती है, वैल्यू। किसकी वैल्यू मैक्सिमम है इसमें? 3 मैक्सिमम, 3 सबसे बड़ा है बेटा। यस ओके। ओके, दूसरी बात उसने कहा अगर हम कोएगुलेटिंग वैल्यू निकालें या पावर, किसकी बात कर रहे हैं हम? कैटायंस की। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, आसानी से कोगुलेट कर सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल इज, कौन है इसमें से? बताओ ये सही किया हम लोगों ने या गलत किया? अदिति बात समझ आओ, समझ आई है नहीं? सर थोड़ी 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 इसमें क्या थोड़ा समझ आया आपको? पहले मुझे लग रहा था इंटीजर्स के बेसिस पे होगा, -3 हाँ तो -3 था, सही सोचा। 3 माइनस है ना। बात एक ही है बेटा, -3 3 माइनस अभी क्या शो कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 गुना कोगुलेट करने के लिए। नीचे बताओ क्या हो रहा है? नीचे का आ गया वो ऊपर नहीं ऊपर। उसके अंदर 4 गुना मैग्नीट्यूड है नीचे वाले का। बात समझ आ रही है? जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी जल्दी कोगुलेशन करोगे, यानी कि उतना ही वो एजेंट आपको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? Am I clear to all? Please raise your hand if it is clear or not. Yes. बाकी लोग भी हैंड रेज करें अपना। अवनी, अदिति, दीपांशु, ध्रुव, पलक, सूर्यांश, तिशा, अनंत। ये समझ आया है नहीं? सर हल्का सा नीचे कर दीजिए। क्या करना है? नीचे कर दो। ठीक है, आगे बढ़ो। जी सर। ओके, अब कोगुलेशन के साथ साथ एक चीज आप लोग और सीख लो, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू या फिर फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू। ये क्या होता है? इसने कहा ऑब्वियस सी बात है, जितना कम से कम इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड, जो चाहिए क्या कॉज करने के लिए? कोगुलेशन करने के लिए, उसी को बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। मेरी बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट करूं,
कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट क्यों जरूरी है, खुद सोचो, व्हाई इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। किसी भी सोल को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि आई डू नॉट नो चार्ज ऑफ सोल क्या है, कौन सा कोलाइडल सोल है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, लेकिन एक बात जरूरी है, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, जैसे KCl डाल रहा हूँ या NaCl डाल रहा हूँ, इनके डालने पे कोगुलेशन आसानी से हो सकती है। बताओ कैसे? क्योंकि KCl भी टूटेगा किसके अंदर, K प्लस Cl माइनस, NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में। तो इसके पास दोनों आयंस मौजूद है, तो सोल कोई सी भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बताओ कोगुलेशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए, कोगुलेशन होगा या नहीं होगा? अब मान लो मैं ले लेता हूं यहाँ पर AlCl3, ठीक है, या फिर Al2SO4 होल थ्राइस। बताओ बढ़िया बढ़िया कोगुलेशन जल्दी किससे होती, Al2SO4 होल थ्राइस से या KCl से? जल्दी बोलो, बढ़िया कोगुलेशन कौन करता? Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि ये किसमें टूटेगा आप समझ ही रहे होगे, ये टूटेगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस में, हाँ या ना? Yes, sir. सबको समझ आ गई बात? यानी कि मेरे पास ऐसा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट भी है, ऐसा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट भी है, जिसका मैग्नीट्यूड अपने आप में इनके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes. क्लियर है? अच्छा जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं डायलिसिस, आपने सुना होगा और अच्छे से पढ़ के भी आए हुए, क्लास 10th में ही पढ़ा था आपने। कोई बताएगा व्हाट इज डायलिसिस, करते क्या है डायलिसिस में? सर बायोलॉजी वाला। बायोलॉजी वाला बताओ। सर ब्लड ट्रांसफर, मतलब पूरा चेंज कर देते हैं अच्छा, body। ब्लड जो होती है किस रेंज की पार्टिकल होती है, ब्लड जो होती है? बोलो, ब्लड किस रेंज के पार्टिकल है? हीमोग्लोबिन जो होती है, आरबीसी किस रेंज की है? कोलाइडल। वेरी गुड। तो बेसिकली ब्लड हमारा कोलाइडल रेंज पार्टिकल है, और डायलिसिस में हम करते क्या है, ब्लड की सफाई करते हैं। तो बताओ ब्लड में सफाई, गंदगी क्या रही होगी, किस रेंज की रही होगी? Suspension. अगर सस्पेंशन होती तो बेटा आपको किडनी हो जाती, वो स्टोन्स हो जाती है आपको। आप जनरली रोज ब्लड साफ कर रहे हैं ना, आपकी बॉडी आपकी कोलाइडल लेवल के होंगे। कोलाइडल की कैसे पार्टिकल हो जाएंगे, फिर तो ब्लड में घुले ही रहेंगे वो। No, sir. आप खुद सोचो, आपके ब्लड के अंदर ऐसी छन्नी, ऐसे फिल्टर बने हुए हैं जो किसको पास नहीं होने दे रहे, कोलाइडल रेंज को पास नहीं होने दे रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंप्योरिटी कोलाइडल रेंज की नहीं हो सकती। सस्पेंशन चाह के नहीं होगी, क्यों? अगर सस्पेंशन होगी तो रेंज बड़ा हो गया पार्टिकल का, और रेंज बड़ा हो गया तो उस आदमी को दिक्कत होगी, उसको स्टोन्स हो जाएगी, पथरी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, रोज किडनी जो है काम कर रही है, डायलिसिस कर रही है, तो कौन सी इंप्योरिटी बाहर निकल रही है और किस लेवल की निकल रही है? टू सॉल्यूशन रेंज की निकल रही है। एम आई क्लियर? यस सर। तो आप क्या Yes, sir. लिखोगे डायलिसिस को? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, पहली बात तो ध्यान रखना, हम क्या रिमूव कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। और क्या रिमूव हो रहा है, ध्यान रखिएगा, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। डिसॉल्व मतलब टू सॉल्यूशन रेंज पार्टिकल्स, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। और कहां से? फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। और किसकी हेल्प से? कौन सी प्रोसेस होती है? बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वो भी किसके थ्रू? थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन की हेल्प से डायलिसिस होती है, और डायलिसिस में कोलाइडल रेंज में से जो ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं by using a suitable membrane. Am I clear to all? Yes, sir. जनरली जो हम
मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एनिमल मेम्ब्रेन। और हमारी बॉडी में तो आपने पढ़ाई होगा, ग्लोम्युरुलस, बॉमन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन्स क्या क्या काम करते हैं, है ना। ये बेसिक यूनिट है किडनी की, जिसके अंदर खून को साफ करने की सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो अलाउ करती हैं खाली टू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को पास होने देती हैं, यूरेथ्रा से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए वो यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है हमारा। याद आया नहीं? क्लास 10th में था ये, लाइव प्रोसेस में आया ना? Excretion. मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? Yes sir, आ रही है excretion. एक्सक्रीशन में था, बिल्कुल सही। तो सेम कहानी यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। तो डिफ्यूजन जो होती है बेसिकली इसमें हम जो है कोलाइडर रेंज के, कोलाइडर सॉल्यूशन में से ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. ओके। अब होता क्या है बच्चों, जनरली डिफ्यूजन के साथ साथ आपने सुना कई बार किडनी खराब हो जाती है, पता है नहीं? अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? किडनी रिप्लेस करनी चाहिए। और किडनी रिप्लेस ना हो रही हो तो उस टाइम के लिए आदमी जिंदा कैसे रखोगे? डायलिसिस करेंगे, लेकिन वो डायलिसिस आपकी किडनी से नहीं होगी, वो डायलिसिस किसकी हेल्प से होगी? एक मशीन की हेल्प से होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। पता है नहीं? Yes sir. व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस? सेम, Correct. इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोडायलिसिस की? सेम प्रोसेस डायलिसिस की, बट which is occurring or which is happening due to the presence of electricity. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। ये क्लियर हुआ सभी को इलेक्ट्रोडायलिसिस वाली बात? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, किडनी खराब हो गई किसी बंदे की, किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस तो होनी है, और किडनी भी नहीं मिल रही है, तो क्या करते हैं? ये काम कौन करता है? अब ये काम करती है मशीनरी, ठीक है। और मशीनरी में हम एक तरफ से इम्प्योर ब्लड को लेते हैं और दूसरी वेन से वो जो ब्लड है वो मशीन में जाता है, और मशीन के दूसरे ओपनिंग से जो ब्लड निकल रहा होता है वो आपकी दूसरी वेन में लगा देते हैं। यानी कि जो काम किडनी के थ्रू हो रहा होता था, अब वो काम कौन कर रहा है? वो आपकी एक डायलिसिस मशीन कर रही है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। अब जैसे आपने कोगुलेशन पढ़ा, तो एक 3 मार्क का क्वेश्चन कोगुलेशन में आता है, ये सभी लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कोगुलेशन हो सकती है? मेथड्स बाय विच कोगुलेशन टेक्स प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आता है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला मेथड तो आपने पढ़ ही लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताने की जरूरत है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्या हो रहा था इसके अंदर? जल्दी बोलो। सर अगर सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली पोल की तरफ चला जाता था यानी कि और सेटल डाउन। सिंपल सी भाषा में कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, आया ना? और वहां जाके क्या कर रहे थे? अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हो रही थी उसकी। इसकी वजह से क्या बन रही थी? इसकी वजह से कौन सी प्रोसेस हो रही थी? कोएगुलेशन। पहला स्टेप समझ आ गया सभी को? लिखने की जरूरत तो नहीं है। जी बोलिए। कोएगुलेशन में तो ये होता है ना कि नंबर ऑफ, कोएगुलेशन दोबारा बता दीजिए। क्या हुआ? कोएगुलेशन में जो कोलाइडल होता है वो सस्पेंशन में चला जाता है ना। बेटा तो जब जब ये पार्टिकल्स दूसरे एंड पे जाकर इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टिकल इकट्ठे होंगे तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है? बेटा बड़ा। बड़ा रेंज कौन सा है कोलाइडल के बाद? सस्पेंशन। वेरी गुड, बात समझ आ गई। अब आगे सुनो, सेकेंड स्टेप, दैट इज मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स। आपने कहा एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालने की बजाय मैं क्या करता हूं? पॉजिटिव चार्ज सोल में क्या डाल देता हूं? जल्दी बोलो। पॉजिटिव चार्ज सोल में क्या डाल दूं मैं? इसमें
जो कोगुलेशन Negatively charged soul. नेगेटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर Neutralize. देगा, और इससे भी क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. और थर्ड और इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। मतलब आप करते ही चले गए, करते ही चले गए, करते ही चले गए डायलिसिस, तो उससे नुकसान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, आप जानते हैं ना, सोडियम पोटेशियम पंप, सुना है आपने, नहीं सुना, बायोलॉजिकल पंप्स 11th क्लास में था। Yes. बेसिकली ये जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, और अगर मैं लगातार प्रोलॉन्ग डायलिसिस करूंगा तो क्या होगा, ये जो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है ये भी बॉडी में से खत्म हो जाएंगे। एम आई क्लियर? Yes. No, sir, science student to bio वाली student sir, prolonged का मतलब बताना चाहिए। क्लास 11th में पढ़ा ना आपने No, sir. सोडियम पोटेशियम पंप? No, sir. नो, वेरी गुड। नहीं पढ़ा तो बेटा सुनो ध्यान से, हमारी बॉडी में सोडियम आयंस भी होते हैं, पोटेशियम आयंस भी होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। अगर ये बॉडी में ना हो तो बॉडी को वीकनेस महसूस होगी, बॉडी थकी हुई महसूस करेगी। इसीलिए जब किसी आदमी को डिहाइड्रेशन होती है तो उसको इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाते हैं, किसी का बीपी लो होता है तो उसे कहते हैं कि भाई तू नमक चीनी का घोल पी ले। कारण क्या है, उसकी बॉडी के अंदर बीपी लो होने की वजह से जो सोडियम पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं मिलते, इम्पल्सेस नहीं मिलते तो आदमी लेथार्जिक, थका हुआ, बीमार सा महसूस करता है। बेटे बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोलॉन्ग डायलिसिस कर रहा हूँ, यानी जबरदस्ती खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, जो कुछ भी है सब कुछ ही निकाल रहा हूँ। अब सब कुछ में तो जरूरी चीजें भी थी, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी थे जो बहुत जरूरी थे, अगर आपने उसे भी निकाल दिया तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन। मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. तो आप इसको ऐसे लिख के आइएगा, और जो हमारा कोलाइड है अनस्टेबल है। Yes, sir. Clear. बात समझ आ गई सही बच्चों को? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिएगा, हाँ या ना। Yes, sir. एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। कल हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सोल की बात कर रहे थे। कहते हैं कि अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की बात करते हैं, बताओ कौन सी सोल थी फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल? तो उसने कहा अगर हम उसमें NaCl डाल दें, NaCl is added to ferric hydroxide sol, what will happen? क्या होगा, क्या होगा अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के अंदर हम NaCl डाल दें? जल्दी बोलो। तो पहली बात तो हम जानते हैं Cl जो अगर OH माइनस अंदर रह गया तो बाहर कौन आने वाला है, Agree. Fe3 प्लस आयंस। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes. आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? जल्दी बोलो। Yes, sir. आप बताओ NaCl में से कौन सा पार्ट को कोगुलेशन करने में हेल्प करेगा? ये Cl minus. Yes. Cl माइनस, बस खत्म कहानी। नाउ व्हेन NaCl is added, this Fe3 plus ions would help in coagulation Cl minus ions। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Sir, हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना कि OH आयन हमारा आप कोर बताना, लेयर है। आप ये बताना उसको कि when particles of hydrated ferric hydroxide sol are positively charged and contains Fe3 plus ions on its surface। हम ये मान के चलते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ। मैंने तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बताई थी कि पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, फेरिक ऑक्साइड सोल जो बनती है हमारी फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है।
अब पॉजिटिव कैसे बनेगी? ऑब्वियस ही बात है, जो नेगेटिव होगा वो सेंटर में चला जाएगा और बाहर क्या दिखाई देगा उसको? Fe3+ आयंस। बेटे बात समझ आ रही है? सर किस बेस पे मतलब Fe को किस चीज के साथ रखते हैं? जैसे अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। मैंने कल जो बताया था दैट वाज अ जनरल कॉमन वे टू एक्सप्लेन यू हाउ सोल्स आर बीइंग कैटेगराइज्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि Fe3+ अंदर रह गया तो बाहर क्या आना चाहिए? OH- आयन। दैट इज बेस्ड ऑन दी ओरिएंटेशन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट कर चुके हैं साइंटिस्ट कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो होती है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल होती है। और पॉजिटिव कब होगी? ऑब्वियस ही बात है, जब OH- कहां पर होगा? वो सेंटर में होगा, ताकि चारों तरफ कौन से आयंस दिखाई दे आपको? फेरिक आयंस दिखाई दे। बेटे बात समझ आ गई? तो मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि अगर किसी इक्वेशन में हाँ एक NaCl है, एक FeOH है, तो हाँ। Fe के साथ Na आएगा या Cl, OH के साथ Na आएगा या Cl, OH तो ये OH तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना। OH कैसे कर सकता है पार्टिसिपेट? OH को तो घेर रखा है ना किसने? Fe ने। बस तो अब आपके लिए कौन दिखाई दे रहा है बाहर आपको? Fe3+ आयंस दिखाई दे रहे हैं। तो Fe3+ किसे इनवाइट करने वाला बेटा? पूरे NaCl को। पूरे NaCl कर सकता है Fe3+ इनवाइट? क्या फिर माइनस पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव को इनवाइट करता है, रिपेल करता है उसे? नहीं, है ना? Fe और Cl होगा। हाँ, Fe जो है खाली Cl- को जो है इनवाइट करेगा और Na+ को रिपेल करेगा। क्यों बेटा, समझ आ रही बात? यस सर, अब आ ओके। सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। समझ आई ये बात? ये यस सर। जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, इसके साथ वो एक और क्वेश्चन भी आपको जोड़ देगा, छोटा क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट के अंदर एक चीज और मैंने कल शायद नहीं बताई थी आप लोगों को, टिंडल कोन बताया था क्या? हाँ सर। वो भी समझ लो, वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट के साथ साथ। पहले बताओ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट जल्दी से। फिर लाइट स्कैटरिंग। ऑफ लाइट। ऐसे मत बोलते हैं लाइट स्कैटरिंग। जब लाइट स्कैटर क्यों हो रही है ये बताना होता है। Light scattering when passes through a solution. कौन सी सॉल्यूशन? Colloidal. ये बोलो, Colloidal. ये कीवर्ड्स हैं, समझ रहे हो? मेरा बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो क्या होगा? जल्दी बोलो। लाइट स्कैटर्स। Light gets scattered. Light gets scattered. This phenomena is known as, जल्दी बोलो। Tyndall effect. This phenomena is Tyndall effect. और जो पूरा रास्ता, जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्लास था और मैंने इसके अंदर लाइट डाली, तो ये लाइट स्कैटर हो गई, हाँ है ना? तो ये जो लाइट जितने एंगल से स्कैटर हो रही है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टिंडल कोन। क्या नाम देते हैं इसको? टिंडल कोन। आप लिख लेना, द ब्राइट कोन ऑफ लाइट, द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। अगर और डायग्राम समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा बनता है, ये मान लो सोर्स ऑफ लाइट हो गई, ठीक है? यहां से लाइट जा रही है, किसी कारणवश स्कैटरिंग हुई, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से स्कैटरिंग हो रही है, ये ऐसे समझ लो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ colloidal particles in the way, ये जो लाइट का डेविएट होने का एंगल है बेसिकली, ठीक है ना? जितनी जितनी लाइट जिस एंगल से पड़ रही है और जिस एंगल पे लाइट स्कैटर हो रही है, उसके बीच का जो बनने वाला एंगल है, ये जो एंगल कहलाता है हमारा, दिस वन, दिस इज नोन एज टिंडल कोन। सर क्या आप इसे एक बार वर्ड्स में लिखवा दोगे? लिख लो इसको, द ब्राइट कोन ऑफ लाइट, एक लाइन लिख लो खाली, द ब्राइट कोन। कौन बन रहा है ना, ये कौन बनता हुआ दिख रहा है या नहीं? यस सर। उसने यही, इसी को टिंडल कोन कहते हैं। देखो, द ब्राइट कोन ऑफ लाइट which is formed, the bright cone of light which is formed due to scattering is
टिंडल कोन। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, अब जरा आगे की बात समझिएगा। अब लायोफिलिक लायोफोबिक पढ़ लिया हम लोगों ने, ये पढ़ लिया कि डायलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होती है पढ़ लिया हम लोगों ने। हमने हार्डिश-कुल्जे रूल पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि कोगुलेटिंग पावर क्या होती है, फ्लोक्यूलेशन क्या होती है। अब इसमें टिंडल कोन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसमें एक चीज और रह गई बीच में, वो है रोल ऑफ कैटलिस्ट, और फिर हमारा रह गया इसके अंदर इमल्शन, जो मैं कराऊंगा आपको कल। अब फटाफट पहले हम लोग सॉलिड स्टेट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम अब सॉलिड स्टेट का ही हो गया।